बस क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जिसमें उसने कहा है कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करें। पार वैल्यूज आपके सामने गिवन है, कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, जीएस टू मैच्योरिटी गिवन है, रिक्वायर्ड रिटर्न भी गिवन है। सिंपल आपने वो जो आपका फॉर्मूला है किसी भी बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेशन करने लगे हैं तो बी नॉट लिखेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा आपका आई मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी प्लस मैच्योरिटी वैल्यू पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। सबके लिए वन बाय वन आपने यही लगाना है। आपको पता है कि आई इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। जो बॉन्ड ए है उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपकी जो भी पार वैल्यू होती है उसका जो कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 14%, वो आपकी क्या आ जाती है? आई। मतलब अगर बॉन्ड ए के लिए हम कैलकुलेट करें तो आपका आई विल बी इक्वल टू 140। और ये आपने अपनी जो वर्किंग्स हैं उसमें मेंशन करना है कि आपने जो आई मतलब जो कि 140 के इक्वल होगा वो आपने कैसे कैलकुलेट किया है। यहाँ पर अगर मैं आपके सामने कैलकुलेट करूँ बॉन्ड ए के लिए उसके आई की वैल्यू, तो कैसे आएगी? पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। पार वैल्यू अगर 1000 है, कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% था, तो आपके पास आंसर आ जाएगा $140। तो बॉन्ड ए के लिए आई विल बी इक्वल टू 140। बॉन्ड बी के लिए आप उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बॉन्ड बी की अगर वैल्यू 1000 है, रेट ऑफ कूपन इंटरेस्ट रेट 8% है, तो वो 80 आएगा। इसी तरह से आप वन बाय वन इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, हर किसी बॉन्ड के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, बॉन्ड वैल्यू एंड चेंजिंग रिक्वायर्ड रिटर्न्स। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि मिडलैंड यूटिलिटीज हैज़ एन आउटस्टैंडिंग बॉन्ड इशू दैट विल मैच्योर टू इट्स 1000 पार वैल्यू इन 12 ईयर्स। जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 1000 होगी। द बॉन्ड हैज़ अ कूपन इंटरेस्ट रेट 11% एंड पेज इंटरेस्ट एनुअली। डिफरेंट रिक्वायर्ड रिटर्न्स उसने आपको गिवन किए हैं और वो कहता है कि आप इसकी क्या करें? बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें। जो अभी प्रीवियसली हमने एक फार्मूला देखा है, जो कि अभी आपके सामने मैंने मेंशन किया हुआ था कि यही फार्मूला है, बी नॉट विल बी इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी, मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आई यहाँ पर आप, क्योंकि एक ही बॉन्ड है आपका, 1000 जो है उसकी पार वैल्यू है, एन आपके पास 12 ईयर्स होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास डिफरेंट है, तो आपने तीन जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है एक ही बॉन्ड के लिए। ठीक है, पहले आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि यहाँ पर आपने रखना है इस फॉर्मूला में, वो रखना है 11%। और शेयर्स आपके पास कितने होंगे? 12। फिर आपने इसको कितना कर देना है? 15%। और फिर जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है उसमें आप इसको क्या कर देंगे? 8%। और आपके पास तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। गर्ल्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि आपकी प्रीवियस वीडियो में थी, वो ये थी कि अगर आपका कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका ज़्यादा हो, देन जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपकी फेस वैल्यू से क्या है? कम आती है। ठीक है, अगर दूसरा केस देखा जाए, दूसरा केस ये होगा आपके पास, अगर आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी विल बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ये भी चीज़ मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो तीसरा सिनेरियो हो सकता है वो ये वाला है, जब आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्वल हों, तो आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपकी फेस वैल्यू के इक्वल आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। मीन्स जो आपका फर्स्ट वाला सिनेरियो था जिसमें आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, तब आपके जो मैच्योरिटी वैल्यू थी वो आपकी फेस वैल्यू से कम आ रही थी। मीन्स जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो, कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कम आती है। मीन्स आप अपने एसेट को, जो भी बॉन्ड वगैरह है, उसको डिस्काउंट पर इशू कर रहे होते हो। दूसरा केस होता है जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, तब आप अपने जो बॉन्ड है उसको प्रीमियम पर डिस जो है वो इशू कर रहे होते हो। ठीक है, ये आई नहीं है। और जब आपकी कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब आप अपने एसेट को
या सिक्योरिटी को पार पर इशू कर रहे होते हो। इस न्यूमेरिकल में तीनों केसेस हैं। जब आप इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% होगा, कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 11% होगा, तो आपका आंसर भी इसके इक्वल आएगा, आपकी वैल्यू 1000 ही आएगी। मींस आपने उस बॉन्ड को पार पर इशू किया होगा। 15% रखोगे मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है, कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आपका आंसर 1000 से कम आएगा, मतलब आपने उसको डिस्काउंट पर इशू किया है। अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, आपका आंसर 1000 से ज़्यादा आएगा, आपने उस बॉन्ड को प्रीमियम पर इशू किया होगा। ठीक है। उसके बाद वो कहता है यूज योर प्लॉट योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए ऑन अ सेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न, मतलब आपने एक ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। सिंपल यहाँ पर आपने नीचे जो मेंशन करने हैं उसने आपको न्यूमेरिकल में बताया है कि रिक्वायर्ड रिटर्न को आपने एक्स एक्सिस पर लेना है। यहाँ पर आप मेंशन करोगे कि ये रिक्वायर्ड रिटर्न है परसेंटेज में, और यहाँ पर आप ये भी मेंशन करोगे कि ये आपके पास बॉन्ड वैल्यू है। ठीक है, पूरा लिखोगे बॉन्ड वैल्यू, जो कि आपने किस में ली हुई है, डॉलर्स में। तो ये चीज़ आप इसके साइड पे लिखोगे। स्पेस ना होने की वजह से मैं नहीं लिख सकी, लेकिन आप अपने ग्राफ में मेंशन करोगे साइड पे। उसके बाद मैंने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स देखोगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे। जब आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 11% होगा, आपका आंसर जो है वो आपकी पार्ट वैल्यू के इक्वल आएगा, आप उसको पार्ट वैल्यू पर इशू कर रहे होगे, तो आपने एक डॉट यहाँ पर लगा लिया। ठीक है। दूसरा, जब आपका रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो 15% होगा, आपके बॉन्ड की वैल्यू 1000 से कम आएगी, वो ऑलमोस्ट 780 समथिंग आ रही थी। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो वो वैल्यू यहाँ पर बन जाती है। तीसरी, जब आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको कम कर देते हो, मींस 8% कर देते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1000 से ज़्यादा आएगा। वो 1200 समथिंग आ रहा है, इसलिए मैंने एक रेड कलर का डॉट यहाँ पर लगा दिया, और इन सब को मिलाकर मैंने ये एक ब्लू लाइन बना दी है आपके साथ। ठीक है। सिंपल जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस बताई हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर कम हो कूपन रेट से, तो आप उस बॉन्ड को प्रीमियम पर इशू करते हो। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर हो कॉपर इंटरेस्ट रेट से, तो आप उसको डिस्काउंट पर इशू करते हो। जब आपकी पार वैल्यू और मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो आप उसको पार पर इशू कर रहे होते हो। ये वाली एक्सप्लेनेशन आपने इसके पार्ट सी में करनी है, जो कि उसने यहाँ पर मेंशन किया है कि यूज योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड बी, और इनका सबका रिलेशनशिप आपस में एक्सप्लेन करें। तो जैसे मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है, आप वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। पार्ट डी में कहता है व्हाट टू पॉसिबल रीजंस कुड कॉज द रिक्वायर्ड रिटर्न टू डिफर फ्रॉम द कूपन इंटरेस्ट रेट। ये चीज़ आपकी बुक में मेंशनड है। ठीक है, आपकी बुक में ये रीजंस बताए गए हैं, जहाँ पर उसने बॉन्ड वैल्यू बिहेवियर एक्सप्लेन किया है। रिक्वायर्ड रिटर्न एंड बॉन्ड वैल्यूज़ के नाम से आपको मिल जाएगा। मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि एक होती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसकी वजह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफर कर जाता है, और दूसरा होता है रिस्क का फैक्टर, रिस्क की वजह से भी वो चेंज आ सकता है। ये वाली एक्सप्लेनेशन आपको आपकी जो पर्सनल फाइनेंस एग्जाम्पल है 6.8, उससे नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगी, रिक्वायर्ड रिटर्न्स एंड बॉन्ड वैल्यूज़ के नाम से। ये देखो आप, ये वाली एक्सप्लेनेशन है जो कि वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। दो रीजंस हैं, एक इकोनॉमिक कंडीशंस है और दूसरा रिस्क एंड चेंज की वजह से आपका जो है वो चेंज आ जाता है इसमें। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉइंट नंबर 2 रिस्क एंड चेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट डी करोगे आप ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बॉन्ड वैल्यू एंड टाइम चेंजिंग रिक्वायर्ड रिटर्न्स। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं पहले। आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा होगा, आप इसको वैसे ही सॉल्व करोगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बस डिफरेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए, बॉन्ड वैल्यू एंड टाइम कांस्टेंट रिक्वायर्ड रिटर्न्स। अब आपका रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो कांस्टेंट होंगे, लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा। कहता है Pecon's मैन्युफैक्चरिंग हैज़ जस्ट इशूड अ 15 years 12% कॉपर इंटरेस्ट रेट 1000 पर बॉन्ड दैट पेज इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, पार वैल्यू भी बता दी है, कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया है, मेच्योरिटी भी बता दी है। कहता है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज करंटली 14% एंड द कंपनी इज सर्टन इट विल रिमेन एट 14% अंटिल इट्स मेच्योरिटी। मतलब 15 सालों की मेच्योरिटी में आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज नहीं होगा। पार्ट वैल्यू आपकी 1000 है, कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है।
कहते हैं अज्यूमिंग दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न विल रिमेन 14% अंटिल मैच्योरिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विद 15 ईयर्स, 12 ईयर्स। आपके पास डिफरेंट 6 ईयर्स की वैल्यूज उसने बताई हैं, 6 सालों का डिफरेंस उसने बताया है। आपने बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट डिफरेंट एन, ठीक है। आप डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे, जैसे जैसे आपके साल इंक्रीज़ होते रहेंगे वैसे वैसे आपकी बॉन्ड की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज़ होती रहेगी। ये आप खुद देखोगे, सॉरी डिक्रीज़ होएंगे। ये चीज़ मैंने आपके सामने लिख दी है कि जैसे आपका एन इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ ईयर ज़्यादा होंगे, बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी। इस न्यूमेरिकल में उसने आपको जो है जिस ग्रेजुअली जिस तरह से बताया है, पहले ज़्यादा एन रखा है और एंड पर कम है, मींस आपके जो आंसर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। बॉन्ड की वैल्यू पहले 15 ईयर्स पे कम से कम आएगी, और जो आपका यहाँ पर है 1 ईयर्स टू मैच्योरिटी, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। मींस जैसे जैसे आपका एन इंक्रीज़ होता है आपके बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इसी तरह से आपने इसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। इसको जो है एक ग्राफ बनाकर, ठीक है, ग्राफ आपको उसने बताया है कि आपने कैसे बनाना है। नीचे आपने एक्स एक्सिस पर जो है वो रख लेने हैं ईयर्स टू मैच्योरिटी, वाई एक्सिस पर आपके पास बॉन्ड की वैल्यूज़ होंगी। ईयर्स टू मैच्योरिटी आप 16 तक रखोगे, ठीक है, और वैल्यूज़ जिस तरह से आपके आंसर्स आए होंगे ना, वैसे आप साइड पर वैल्यूज़ बनाकर जो है इसका ग्राफ बना सकते हो। और आपने फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और गर्ल्स, ये वाली एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि बॉन्ड वैल्यू जो है जित एन का और बॉन्ड वैल्यू का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे बॉन्ड के नंबर्स टू मैच्योरिटी ज़्यादा होते हैं, बॉन्ड की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती है, डिक्रीज़ होती रहती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बॉन्ड वैल्यू ऑफ टाइम है, चेंजिंग रिक्वायर्ड रिटर्न्स है। इसमें जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड एंड बॉन्ड की वैल्यू का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कभी रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज़ हो जाए और जो अगर आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो ज़्यादा हो, उस केस में जो चीज़ मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताई थी कि जिनकी शॉर्टर मैच्योरिटी होती है उन पे इंटरेस्ट रेट रिस्क कम इफ़ेक्ट करता है। शॉर्टर मैच्योरिटीज़ हैव लेस इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है लेन पर्सन्स इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन आइदर ऑफ टू आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड बोथ हैव 1000 par values and 11% copper interest rates and pay interest annually. Bond A has exactly 5 years to maturity and bond B has 15 years to maturity. मीन्स यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो बॉन्ड ए है उसका एन जो है वो 5 years मतलब शॉर्टर है, जो आपका बॉन्ड बी है उसका शॉर्टर नहीं बल्कि मैच्योरिटी उसकी ज़्यादा है, एन उसका ग्रेटर है। फिर कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड द रिक्वायर्ड रिटर्न। डिफरेंट आपके पास रिक्वायर्ड रिटर्न उसने बताए हैं 8%, 11% एंड 14%। दोनों बॉन्ड्स की आप लोग क्या करोगे, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जब आपका रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होगा देन आपकी बॉन्ड की वैल्यू जो है वो पार वैल्यू के इक्वल आएगी। रिक्वायरमेंट नंबर ए भी कर लेंगे आप, रिक्वायरमेंट नंबर बी भी आप सॉल्व कर लेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर सी देख लेते हैं। कहते हैं फ्रॉम योर फाइंडिंग्स इन पार्ट A and B complete the following table and discuss the relationship between time to maturity and changing required returns। मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो जब सेम होंगे रेट ऑफ रिटर्न्स तो सेम आएगी, 1000 वैल्यू आएगी। अगर इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिखूँ तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने रफली जो है इसको कैलकुलेट किया बॉन्ड्स की वैल्यू को, तो मेरे पास आंसर्स आए हैं। अगर आप बॉन्ड ए की, ये ए है बॉन्ड, ये बॉन्ड बी है और ये आपके रिक्वायर्ड रिटर्न्स हैं, ठीक है। अगर आपके रिक्वायर्ड रिटर्न्स 8% हों तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। जो आपकी सी में जो टेबल बना हुआ है मैंने उसको रफली जो है यहाँ पर करने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए, आंसर्स बताने के लिए, ठीक है। इनके पॉइंट्स में आगे आंसर्स हैं, आप पॉइंट्स के लिखोगे आंसर्स, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने आंसर्स नहीं लिखे। आप देख सकते हो कि अगर रिक्वायर्ड रिटर्न आपका कम हो कूपन से तो आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर रिक्वायर्ड रिटर्न आपका कूपन से ज़्यादा आ जाए तो आपकी वैल्यू कम आती है, ठीक है। सॉरी, रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है कूपन कम है तो आपकी वैल्यू कम आई है पार वैल्यू से। द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द टाइम टू मैच्योरिटी द मोर रिस्पॉन्सिव द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टू चेंजिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न। बात की समझ आई? मींस नंबर ऑफ ईयर्स का आपकी बॉन्ड की वैल्यू के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, जो कि उसने आपसे पूछा है। ये तो आप अपनी रिक्वायरमेंट नंबर सी को सॉल्व कर लोगे। अब रिक्वायरमेंट नंबर डी की बात की जाए, अगर
रिक्वायरमेंट नंबर डी में कहता है इफ लेन वांटेड टू मिनिमाइज इंटरेस्ट रेट रिस्क विच बॉन्ड शुड शी परचेज एंड वाई। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि शॉर्टर मेच्योरिटीज़ हैव लेस इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपको पता है कि बॉन्ड ए की मेच्योरिटी 5 years है, यहाँ पर अगर ए लिख दिया जाए, एंड बॉन्ड बी की अगर मेच्योरिटी देखी जाए तो वो 15 years है। तो अगर आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, अपने कैलकुलेटेड आंसर्स को छोड़ दो, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि शॉर्टर मेच्योरिटीज़ हैव लेस इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो आपको उस केस के हवाले से बॉन्ड ए को चूज़ करना चाहिए। बॉन्ड ए विल बी लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर ज़्यादा भी हो जाए तो उसका हमारी मेच्योरिटी अगर कम होगी तो इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर डी में आप यही कहोगे कि जो लेन है वो बॉन्ड ए को प्रेफर करेगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट के चेंज का इफ़ेक्ट कम होगा। ठीक है, बॉन्ड बी की निस्बत।